हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करते हैं सॉलिड स्टेट 12th क्लास की फर्स्ट यूनिट। देखो क्या है कि इस वीडियो में हम आपको दो ही टॉपिक करवाएंगे, एक इंट्रोडक्शन करवा देते हैं, एक क्लासिफिकेशन ऑफ ए सॉलिड स्टेट करवा देते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या देखोगे कि सॉलिड क्या होते हैं, तो सीधी सीधी डेफिनेशन है विच हैविंग फिक्स शेप एंड ए फिक्स वॉल्यूम। लेकिन आज का जो क्वेश्चन है कि व्हाई डू सम सब्सटेंस एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, मतलब कुछ चीजें ही सॉलिड स्टेट में क्यों होती हैं, सारी की सारी चीजें सॉलिड में क्यों नहीं है। हमें किसी भी मैटर की तीन स्टेट क्यों बनानी पड़ी, कुछ एक चीजें सॉलिड में है, कुछ एक लिक्विड में है, कुछ एक गैसी स्टेट में होती हैं। तो क्या होता है कि किसी भी मैटर की स्टेट किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसके अंदर पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के ऊपर। एग्जांपल दिखाता हूं आपको मैं कि देखो क्या होता है कि हमारे पास मान लो तीन सब्सटेंस है ए, बी एंड सी। ए जो है उसके अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कुछ इस टाइप से है, बी जो है उसके अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इस टाइप से है, और जो सी है उसके अंदर पार्टिकल का अरेंजमेंट है इस टाइप से। तो देखो क्या होता है कि अरेंजमेंट को देखकर हमें पहले से पता चल गया है कि ये जो ए होगा वो कौन सी स्टेट में मिलेगा, सॉलिड स्टेट में मिलेगा, बी गैस स्टेट में मिलेगा, और जो सी है वो लिक्विड स्टेट में मिलेगा। तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि पार्टिकल्स के अरेंजमेंट स्टेट डिपेंड करती है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये पार्टिकल्स पास पास क्यों हैं। तो कोई भी चीजें पास पास कब आती हैं, जब उनके बीच में अट्रैक्शन हो, ठीक है। तो यहां पर एक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण इनके अंदर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन के कारण क्या होते हैं, ये चीजें पास पास हो जाती हैं। तो इनके बीच में क्या झगड़ा हो गया, तो हम क्या बताएंगे कि इनके अंदर एनर्जी ज्यादा है, जिसके कारण ये दूर दूर भाग रहे हैं। वो एनर्जी कहां से आई, वो टेम्परेचर के कारण आई, ठीक है। अगर मान लो जरूरी नहीं है कि भाई कोई भी चीज सॉलिड स्टेट में है तो वो हमेशा सॉलिड स्टेट में ही रहे। अगर मान लो तुम आइस का एग्जांपल लेते हो तो कौन सी स्टेट में, हमारी सॉलिड स्टेट में ना। लेकिन अगर हम आइस को गर्म करते हैं तो उसके पार्टिकल्स के अंदर क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी, और एनर्जी के कारण क्या होंगे, दूर दूर भागेंगे। तो वो कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में, और उस एनर्जी का नाम होता है थर्मल एनर्जी, ठीक है। तो यहां पर सीधे सीधे बता देना कि भाई किसी भी मैटर की स्टेट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। अरेंजमेंट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और थर्मल एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो तो वो मैटर कौन सी स्टेट में मिलेगा, सॉलिड स्टेट में मिलेगा। लेकिन अगर हम उसको हीट देकर उन पार्टिकल के अंदर एनर्जी बढ़ा देते हैं और अगर ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाते हैं तो लिक्विड स्टेट में होगा। और अगर मान लो थर्मल एनर्जी ज्यादा हो जाए तो कौन सी स्टेट हो जाएगी, गैस स्टेट। एक क्वेश्चन क्लियर। दूसरा पूछा जाता है कि भी सॉलिड स्टेट की शेप और वॉल्यूम फिक्स क्यों होता है, या फिर जो सॉलिड होते हैं और रिजिडिटी प्रॉपर्टी को क्यों शो करते हैं। तो उनका आंसर भी यही दे सकते हो सेम, कि यहाँ पर सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इसलिए ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते। अगर पोजीशन चेंज नहीं कर सकते तो इनकी शेप और वॉल्यूम क्या रहेगा, फिक्स। और जब पार्टिकल फ्लो नहीं कर सकते तो इस प्रॉपर्टी का नाम हम क्या देते हैं, रिजिडिटी। हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन आता है प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉलिड स्टेट, कि भाई शेप और वॉल्यूम फिक्स होने के साथ साथ है और कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं सॉलिड स्टेट है। तो सबसे पहले तो यही लिख सकते हैं हम कि सॉलिड स्टेट की शेप और वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कर सकते हो, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पार्टिकल्स कैन ओनली वाइब्रेट ऑन इट्स मेन पोजीशन। अपनी मेन पोजीशन पर सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, लेकिन अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। इससे अगले वाले बता सकते हो कि सॉलिड स्टेट की डेंसिटी हाई होती है, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, हार्ड होते हैं और नॉट कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं ये प्रॉपर्टी बताता हूं ना आपको कि नॉट कंप्रेसिबल वाली, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम मान लो रबर की कोई चीज उठाते हैं तो रबर की चीज का शेप और वॉल्यूम तो फिक्स है। मान लो गेंद ही उठा ली हमने, इसका मतलब वो सॉलिड स्टेट में दिखाई दे रही है हमें, लेकिन उसको तो हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। तो इस चीज को समझाने के लिए हम क्या कर देते हैं, सॉलिड स्टेट को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, दो पार्ट में। नंबर एक है क्रिस्टलाइन
और नंबर 2 है हमारे पास अमोर्फस। तो देखो क्या होता है, इनका डिफरेंस भी साथ साथ कर देते हैं और इनकी डेफिनेशन भी आ जाएगी। पहला जो डिफरेंस है वो कुछ इस टाइप से करते हैं कि इनकी डेफिनेशन आ जाए। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड वो होंगे जिनके अंदर जो पार्टिकल का अरेंजमेंट जो था ना वो क्या आएगा, रेगुलर आएगा, ठीक है। लेकिन अमोर्फस में क्या होता है कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इरेगुलर होता है। यहाँ पर रेगुलर अरेंजमेंट होने के कारण ही ये पार्टिकल्स अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए क्या होते हैं, नॉट कंप्रेसिबल होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि बीच में कुछ एम्प्टी स्पेस बच जाता है, जिसके कारण अगर उनको हम कंप्रेस करें तो ये पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगा और हम उसको इजीली दबा सकते हैं। हो गया। नंबर 2 डिफरेंस क्या करोगे इसके अंदर है कि देखो क्या होता है कि रेगुलर अरेंजमेंट के कारण अगर हमें एक पोर्शन के बारे में पता चल जाए कि इस पोर्शन की स्ट्रक्चर क्या है, तो हमें पूरे सॉलिड स्टेट की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको बोलते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड शोज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लेकिन अमोर्फस में क्या होता है कि यहाँ पर स्ट्रक्चर कुछ इस अलग टाइप से होगी, यहाँ पर स्ट्रक्चर अलग होगी। तो यहाँ पर अगर एक पोर्शन के बारे में पता चल जाए तो पूरी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसका मतलब अमोर्फस जो होंगे वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर को शो करते हैं। इनसे अगले वाले जो डिफरेंस अगर तुम्हें याद रखने हैं तो एक काम करना, क्रिस्टलाइन के एग्जांपल एक तरफ याद कर लेना और अमोर्फस के दूसरे दिमाग में। कैसे, देखो क्या होता है कि लोहे की चीज होती है उसको हम दबा नहीं सकते, जिसका मतलब कौन सी स्टेट में हो गया, क्रिस्टलाइन स्टेट में हो गया। तो जितनी भी मेटल्स होती हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती हैं। आइस, जो मैं बर्फ का एग्जांपल देता हूं, उसको भी हम दबा नहीं सकते, जिसका मतलब वो भी क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अमोर्फस की बात करें तो हम इसमें कौन से एग्जांपल दे सकते हो आप, रबर दे दिया और प्लास्टिक दे दिया और लेड शीशा दे दिया। ये एग्जांपल आते हैं किसके, अमोर्फस सॉलिड के, ठीक है। तो तुम क्या देखोगे कि जो मेटल्स होती हैं अगर उनको हम चाकू से कट करें तो वहां पर कट करने के बाद क्या आती है, स्मूथ सरफेस आती है। तो दे गिव क्लीन कटिंग ऑन कट विद नाइफ, क्लीन कटिंग देते हैं। लेकिन अगर मान लो आपने किसी शीशे को काट दिया, काटने के बाद उसके सरफेस को अगर टच करते हो अपने आप पता चल जाएगा कि वो कौन सी सरफेस देते हैं, रफ सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पर क्लीन कटिंग नहीं देते। इससे अगले वाला क्या होता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है। ये पॉइंट अच्छी तरीके से समझना फिर कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है। एग्जांपल देता हूं आपको कि सबको पता है कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। अब मान लो हमारे पास क्या है, एक इतनी सारी बड़ी बर्फ है। अब उसके अंदर तुमने थर्मोमीटर गाड़ दिया तो उसके अंदर रीडिंग कितनी आएगी, 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये लिक्विड स्टेट में कब कन्वर्ट होगा, जब हम इसको क्या करेंगे, हीट देंगे। लेकिन ये तो नहीं ना कि हीट देती एक ही सेकंड में ये सारी सारी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी, धीरे धीरे कन्वर्ट होगी, ठीक है। वो चाहे 10 सेकंड में कन्वर्ट हो लेकिन कुछ ना कुछ से टाइम लगाएगी। लेकिन जब तक कि लास्ट टुकड़ा भी नहीं पिघल जाएगा ना तब तक जो हमने थर्मामीटर इसके अंदर लगा रखा है उसके अंदर रीडिंग कितनी शो होगी, 0 डिग्री सेल्सियस ही शो होगी। तो जो हम इतनी देर तक हीट दे रहे हैं वो कहां पर गई, वो हीट गई स्टेट चेंज करने में। इसका मतलब है हम अगर किसी सब्सटेंस को हीट देते हैं तो उसके दो काम होते हैं, एक है उस सब्सटेंस का टेंपरेचर इंक्रीज करती है और दूसरा स्टेट चेंज करती है। लेकिन एक टाइम पर सिर्फ एक ही काम होगा, चाहे स्टेट चेंज करवा लो और चाहे टेंपरेचर चेंज करवा लो, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम हीट दे रहे होते थे तो सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रही है, इसका मतलब ये चीज चेंज हो रही है तो टेंपरेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब जैसे ही सारी जो आइस है वो मेल्ट हो जाती है तो अब क्या हो जाएगा, लिक्विड स्टेट आ जाएगी, मतलब स्टेट सेम हो जाएगी लेकिन उसका टेंपरेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। कहां तक है, 100 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जब तक वो मेल्ट नहीं हो जाती है तब तक टेंपरेचर सेम था। तो इसके अंदर क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है। लेकिन यहां पर क्या होता है, ये जो अमोर्फस सॉलिड होते हैं वो ओवर ए रेंज ऑफ टेंपरेचर के ऊपर मेल्ट होते हैं। ऐसा क्यों है, इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स क्यों नहीं होता, क्योंकि एक्चुअली में ये जो अमोर्फस सॉलिड होते हैं वो सॉलिड होते ही नहीं है।
ठीक है, ये सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड। तुम दूसरी भाषा में इनको झूठे सॉलिड बोल सकते हो, सूडो सॉलिड बोल सकते हो यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर स्टेट चेंज करने वाला तो कोई फंक्शन ही नहीं रहा। जैसे ही हम हीट देने स्टार्ट किया, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, वो हीट उस सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। एक आएगा इसका लास्ट डिफरेंस, वो क्या है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ना, वो एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं, एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी को शो करेंगे, और जो अमोर्फस होते हैं वो आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी को शो करेंगे। देखो क्या होता है कि आपने आइसो नाम पहले भी सुना होगा, आइसोटोप, आइसोबार, ठीक है। तो जब ऐसा नाम आता है ना, तो कोई ना कोई चीज क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, फिक्स हो जाती है। तो यहाँ पर भी कोई ना कोई चीज फिक्स रहेगी, यहाँ पर सेम आएगी फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी में कौन सी कंडक्टिविटी आ गई, एक थर्मल एक्सपेंशन आ गया, ठीक है, एक्सपेंशन आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। अब दो चार जो मेन प्रॉपर्टी है उनको उठा लो। तो अगर मान लो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, इनकी वैल्यू सभी डायरेक्शन में सेम आए, तो वो क्या होता है, आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी को शो करता है। और अगर डिफरेंट आए तो एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी को शो करता है। एग्जांपल देता हूं आपको, मान लो हमारे पास ये रबर की चीज हो, तो रबर की चीज है तो हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो हीट करने पर क्या होगा, ये एक्सपेंड होगा, ठीक है। सबको पता होता है कि अगर किसी चीज को गर्म करें तो उनके पार्टिकल में क्या आती है, एनर्जी आ जाती है, और एनर्जी के कारण क्या करेंगे, भागेंगे, मतलब एक्सपेंशन को शो करेंगे। अगर मान लो ये रबर की चीज जितनी इस तरफ एक्सपेंड हो रही है, उतनी एक्सपेंड इस तरफ हो, उतनी एक्सपेंड ऊपर की तरफ हो, मतलब चारों डायरेक्शन में यहाँ पर एक्सपेंशन की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। इसी कारण ये क्या करता है, आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी को शो करता है। लेकिन इसी जगह हम क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल लेते हैं। मान लो लोहे की चीज उठा ली, तो वहां पर क्या होगा, इस तरफ लोहे के पार्टिकल्स अलग स्पीड से एक्सपेंड होंगे, इस तरफ है अलग स्पीड से एक्सपेंड होंगे, ठीक है। तो जो क्रिस्टलाइन होते हैं ना, वो एनाइसोट्रोपिक को शो कर रहे हैं। अब बात आती है कि डेफिनेशन तो हमें याद आ गई होगी, इसकी डेफिनेशन क्या दोगे, इफ द value of physical property comes same in all direction, then it is called isotropic, and if the value of physical property comes different in different direction, then it is called anisotropic। लेकिन क्वेश्चन है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड थे वो एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी को शो करते क्यों हैं। तो तुम क्या दोगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, अरेंजमेंट रेगुलर जरूर होता है, लेकिन यहाँ पर पार्टिकल ज्यादा है, यहाँ पर पार्टिकल्स कम हो गए। रफली सा एक आइडिया दे रहा हूं कि यहाँ पर रेगुलर अरेंजमेंट जरूर है, लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जहां पर ज्यादा पार्टिकल्स होंगे वहां पर फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू अलग होगी, और जहां पर पार्टिकल्स कम है वहां पर फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू अलग होगी। लेकिन अमोर्फस में क्या होता है, इरेगुलर अरेंजमेंट जरूर होता है, लेकिन जितने पार्टिकल इस तरफ हैं उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल इस तरफ हैं। तो ड्यू टू सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स द वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी आल्सो रिमेन्स सेम, इसलिए वो आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी को शो कर रहे होते हैं। इससे अगली वाली चीज होती है कि हम अमोर्फस सॉलिड को कैसे पहचानेंगे। तो देखो क्या होता है कि रबर, प्लास्टिक और लेड, ये तो तीन मेन एग्जांपल हो गए। एक इसके आगे क्या होता है कि जो पॉलीमर होते हैं वो भी ऑलमोस्ट अमोर्फस सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। अगर आपको कहीं पे भी पॉली नाम दिख जाता है, चाहे वो पॉलीथीन की बात आ जाए या फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड की बात आ जाए, इससे हमें कोई मतलब नहीं कि क्या है, इसका कहां पर यूज होता है, वो बाद में हमें 15th यूनिट में देखेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि यहाँ पर पॉली नाम लग गया, तो कौन सी स्टेट में मिलेगा, अमोर्फस सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। या फिर जो बायोलॉजिकल चीजें होती हैं, कंपाउंड होते हैं, जैसे ग्रास है या सेलोफेन्स है, ये कौन सी स्टेट में मिलेंगे हमें, अमोर्फस सॉलिड में। अगली वाली चीज अगर हम देखें तो वैसे देखो पूछते तो नहीं है, लेकिन अगर मान लो पूछ भी ले व्हाट आर द यूजेस ऑफ अमोर्फस सॉलिड, तो तुम्हें एग्जांपल तो पता चल ही गया। अब रबर है इसका एग्जांपल, तो रबर का यूजेस बता दो कि रबर का हम यूज कहां पर करते हैं, टायर बनाने में यूज करते हैं, बॉल बनाने में यूज करते हैं। प्लास्टिक को हमें घर के अंदर बहुत सारी चीजें होती है जो प्लास्टिक से बनी होती हैं, ठीक है। आपने लेड शीशा भी देखा होगा कि जो पुरानी बिल्डिंग होती है या फिर
कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं, हमें नई बिल्डिंग बनाते हैं, उनकी खिड़कियों के ऊपर शीशा लगा देखा होगा आपने, है ना। तो विंडो बनाने में इसको यूज किया जाता है। तो मैंने अभी अभी एक एग्जांपल दिया पुरानी बिल्डिंग वाला, उसके ऊपर एक क्वेश्चन बताता हूँ याद करके। क्या है कि अगर मान लो हम पुरानी बिल्डिंग की खिड़कियां देखते हैं तो उनके अंदर जो शीशे होते हैं ना वो क्या होते हैं, ट्रांसलूसेंट हो जाते हैं। ट्रांसलूसेंट मतलब उनमें से धुंधला धुंधला दिखाई देना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। जो नई खिड़कियां होती है ना, नई बिल्डिंग होती हैं, उनके शीशों में से हम क्या कर सकते हैं, मिरर में से बिल्कुल इजीली वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, बिल्कुल ग्लास, ठीक है, उनमें से इजीली आर पार देख सकते हैं। एक और बात नोट करने में आती है कि जो पुरानी बिल्डिंग होती हैं उनकी जो खिड़कियों के शीशे होते हैं वो नीचे से मोटे हो जाते हैं, ऊपर से क्या होते हैं, पतले होते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर सेम होते हैं। क्या कि हमें पता होता है कि जो ग्लास होता है ना वो अमोर्फस सॉलिड होता है। तो अमोर्फस सॉलिड है, इसका मतलब है ये लिक्विड की तरह फ्लो कर सकता है। मैंने बताया था कि अमोर्फस सॉलिड को हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोल सकते हैं। तो बिकॉज ग्लास इज एन अमोर्फस सॉलिड हेंस इट कैन फ्लो एज ए लिक्विड। लेकिन यहाँ पर इसके अंदर विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है। विस्कोसिटी समझते हो ना, कि लिक्विड को फ्लो होने से जो रोकता है उसका नाम क्या होता है, विस्कोसिटी। जैसे कि हम चलते हैं तो हमें जो धरती पीछे की तरफ धकेलती है, इसका नाम क्या आता था, फ्रिक्शन आता था ना। उसी तरीके से which stop the या which produce hindrance in the flow of a liquid is called a viscosity। तो ग्लास के अंदर विस्कोसिटी हाई होने के कारण इसकी फ्लोइंग स्पीड बहुत ज्यादा स्लो है, ठीक है। इसी कारण काफी लंबे समय के बाद हमें ये फील होता है कि नीचे से क्या हो गए, मोटे हो गए, ठीक है। तो ये था तुम्हारे पास क्रिस्टलाइन और अमोर्फस के ऊपर क्वेश्चन। थैंक यू।